नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सादत हसन मंटो द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी टोबा टेक-सिंग, इसका कथा वस्तु या फिर कथा सार को जान लेंगे। साथ ही इस कहानी का विश्लेषण भी कुछ हद तक कर लेंगे। किसी भी कहानी के कथा सार को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। तो चलिए इस कहानी का कथा वस्तु को समझ लेते हैं। सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक-सिंग भारत के विभाजन की त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती है। मंटो ने विभाजन के दुख को अभिव्यक्त करने के लिए पागलों को इस कहानी का चरित्र बनाया है। कहानी का कथा काल 1950 के आसपास का है और कहानी का घटना स्थल लाहौर का एक पागल खाना है। देश के दो हिस्सों में बंटने से लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए, अर्थात बहुत लोगों को अपना देश, अपना ज़मीन छोड़कर जाना पड़ा। दोनों देशों में बेघर हुए लोगों की भीड़ लग गई। विभाजन से पहले संपन्न लोग अब भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो गए थे, अर्थात संपन्नता तुरंत ही विपन्नता में बदल गई थी। उस पर शरणार्थी का ठप्पा लग गया था। इन शब्दों ने विस्थापित हुए लोगों को अपार पीड़ा पहुंचाई होगी। विभाजन को तर्कपूर्ण मानने वालों को इससे सुकून मिल जाना चाहिए था, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि नकारात्मक मानसिकता रखने वाले शांति से घृणा करते हैं। मंटो ने ऐसी मानसिकता वालों की पहचान करने के क्रम में इस कहानी का ताना बाना रचा है। इस कहानी का केंद्र बिंदु यह है कि स्वस्थ और सामान्य लोग अपने अपने चुने हुए राष्ट्र के नागरिक हो गए, लेकिन पागलों को ये मौका नहीं दिया गया। लेखक ने विभाजन की इस विडंबना को इस कहानी का विषय बनाया है। मंटो ने इस कहानी को परंपरागत किस्सा शैली में लिखा है। दोनों देशों की सरकारों ने पागलों की अदला बदली करने पर विचार किया। सभी पागलों को दोनों देशों में पहुंचा दिया गया, लेकिन असली कहानी इसके बाद है। मंटो ने पागलों के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर होने वाली बातों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। इस कहानी को पढ़ते हुए बीच बीच में राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव की याद भी आती है। कुछ लोक प्रसंग बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। मंटो ने लिखा है कि वे पागल जिनका दिमाग पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था, इस बखेड़े में गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे, है ना। अर्थात पहले वो यहीं रहते थे लेकिन वो हिंदुस्तान में था, अब ये पाकिस्तान कैसे हो गया। इन पागलों को ये बातें समझ में नहीं आती थी। मंटो ने उसका परिचय देते हुए बताया, 15 सालों में वो सोया नहीं। शारीरिक दिक्कतों के बाद भी वही व्यवहार करता रहता है। हर समय अनर्गल बातें बोलता रहता है। आगे उसके चरित्र को और स्पष्ट करने हेतु उन्होंने कुछ बारीक बातों की ओर इशारा किया। वो नहाया भी नहीं था, जिससे बाल जुड़ने से उसकी शक्ल भयानक हो गई थी, मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के पुराने मुलाजिम इतना जानते थे कि टोबा टेक-सिंग में उसकी बहुत ज़मीन थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। अर्थात पहले ये भी एक संपन्न घर का ज़मींदार हुआ करता था,
लेकिन अचानक से दिमाग में कुछ दिक्कत आ गया और घर वालों ने पागल खाने में दाखिल करा दिया। पहले महीने में एक बार मुलाकात के लिए घर से लोग आते भी थे, पर पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ होने पर उनका आना जाना भी बंद हो गया। किसी के न मिलने आने से वह दिन, महीने, साल भी भूल गया था। पर कई बार वो दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, बालों में तेल डालकर कंघा करता, अपने वो कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था उसे निकाल कर पहनता था, सज कर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या उल्टा सीधा बोलता। मंटो ने पागल जीवन की एक बड़ी विडंबना की ओर संकेत किया है। 15 वर्ष पहले बिशन सिंह, जिसकी बात हो रही है, तो बिशन सिंह की एकलौती बेटी रूप कौर बहुत छोटी थी। 15 वर्षों में तो अब वो युवा हो गई। जब छोटी थी तो पिता को देखकर रोती थी, और जब समझदार हो गई तो पागल खाने में पिता को देखकर रोती है। युवावस्था में पिता की दुर्दशा पर रोना स्थिति की मार्मिकता को दिखाता है। पागल खाने में भारत पाकिस्तान की चर्चा के बीच बिशन सिंह की बस एक ही चिंता है, एक ही प्रश्न है कि गांव टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। लेकिन इस हल्के फुल्के प्रसंग के बाद कहानी वहां पहुंचती है जहां से ये चली थी। कहानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। पागल खानों में चल रही अदला बदली के कुछ दिन पहले बिशन सिंह का एक मुसलमान मित्र उससे मिलने आता है। यह प्रसंग विभाजन की विभीषिका के बीच मनुष्य की उपस्थिति का संकेतक है। विभाजन हो चुका था, लेकिन फजलुद्दीन को बिशन सिंह की खैरियत की चिंता है। वो हिंदुस्तान जा चुके बिशन सिंह के परिवार वालों के प्रति अपना सम्मान भी प्रेषित करता है, लेकिन बिशन सिंह को सिर्फ टोबा टेक सिंह याद है। वो फजलुद्दीन से भी पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। यही प्रसंग कहानी के अंत में आता है। सारे पागलों को गाड़ी में भरकर बॉर्डर पर लाया गया। हिंदुस्तान से लाए पागल पाकिस्तानी अफसरों को और पाकिस्तान से लाए गए पागल हिंदुस्तानी अफसरों को सौंपे जाने लगे। जब बिशन सिंह का नंबर आया तो उसने अपना चिर परिचित प्रश्न दोहराया, अर्थात टोबा टेक सिंह कहाँ है। संबंधित अफसर के ये कहने पर कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, बिशन सिंह उछलकर बचे हुए साथियों के पास पहुंच गया, अर्थात जो पाकिस्तान से आ रहे थे उस दल में जाके वो पहुंच गया। वो टोबा टेक सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो सोचता है कि यही मेरा गांव है और मुझे यही रहना है, यही मेरे लिए वतन है, वही उसकी मिट्टी है, वही उसका वतन है। अफसर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वह दोनों देशों की खाली जगह के बीच में जमकर खड़ा हो जाता है, मैंने आप कह सकते हैं एकदम ठीक बॉर्डर में जाके खड़ा हो जाता है। अफसर भी कुछ देर बाद उसे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है। पागल टोबा टेक सिंह अर्थात बिशन सिंह महान भारत के विभाजन को अस्वीकार करता हुआ जमीन के उस हिस्से पर मरा जो नो मैंस लैंड था, जिस पर किसी देश का दावा नहीं हो सकता। मंटो की ये कहानी पाठकों को राष्ट्र के त्रासद विभाजन की व्यर्थता का बोध कराती है। तो इस प्रकार ये था इस कहानी का सार। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।